हेलो एंड नमस्कार। मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल सरोमा पे। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोकल लॉज के बारे में। छत्तीसगढ़ जुडिशरी एग्जाम ऑन द वे है और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस की होगी तो आप देखते होंगे कि सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन हमारे पूरे एग्जाम में माइनर लॉज और लोकल लॉज ही कवर करते हैं। और होता क्या है कि हम मेजर लॉ पे ज्यादा फोकस कर जाते हैं और जब मेजर लॉ पे फोकस करते हैं तो माइनर लॉ और लोकल लॉस को एकदम लास्ट के लिए छोड़ के रखते हैं कि इसको लास्ट में देख लेंगे, स्पेशली लोकल लॉस को, और वहीं पे सारा खेल गड़बड़ा जाता है। इसीलिए आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं लोकल लॉस के बारे में और सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे रेंट कंट्रोल एक्ट के बारे में। मेक श्योर आपके पास आपकी बेयरेक्ट हो, आपके पास आपका एक पेन हो और साथ ही साथ छोटी सी नोटबुक हो, या अगर आप कंफर्टेबल हो तो अपनी बेयरेक्ट में ही कुछ कीवर्ड्स को नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि जब आप रिवीजन फेज में हो तो आपको आसानी हो। शुरू करते हैं इस एक्ट को। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 सॉरी। रेंट की जहां से बात आती है, जब हम रेंट के बारे में सोचते हैं तो रेंट किसके बारे में? प्रॉपर्टी के रिगार्ड में होगा। जब प्रॉपर्टी वर्ड दिमाग में आता है तो क्या दूसरा वर्ड आता होगा दिमाग में? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब हमारे पास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, वो भी एक सेंट्रल लॉ है, तो क्या जरूरत थी कि हमने रेंट कंट्रोल एक्ट को बनाया? देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक सेंट्रल लॉ है, लेकिन दैट लॉ इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट। वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इट इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट। इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके आप जब शेड्यूल को पढ़ेंगे तो 7th शेड्यूल जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे 3 लिस्ट है हमारे पास, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। जब आप स्टेट लिस्ट को पढ़ेंगे तो स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 18 में आपको दिखेगा कि भाई साहब, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए आप लोग अपने स्पेसिफिक स्टेट्स के लिए रेंट कंट्रोल एक्ट बना सकते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हर स्टेट के स्टेट लेजिस्लेचर को पावर देता है फॉर द इनैक्टमेंट ऑफ रेंट कंट्रोल एक्ट। इसीलिए जब भी आप देखते होंगे लोकल लॉस में तो हर स्टेट में आपको रेंट कंट्रोल का एक्ट पढ़ना ही पड़ता होगा या अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट पढ़ना पड़ता होगा। ये पावर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। 7th शेड्यूल का स्टेट लिस्ट जब आप पढ़ते हैं तो एंट्री नंबर 18 से ये पावर डिराइव होती है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये एक्ट नंबर 19 है 2012 का। एंट्री नंबर 18 ऑफ स्टेट लिस्ट, जब हम स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 18 को देखेंगे तो वहां से आपको ये पावर डिराइव होती है। किस चीज की पावर डिराइव हो रही है? इनैक्टमेंट की पावर हो रही है। किसको मिला है? लेजिस्लेचर को मिला है। तो छत्तीसगढ़ का जो लेजिस्लेचर था उसने इनैक्टमेंट कब किया? इन द 62nd ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब हम इस एक्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो मजे की बात यह है कि आपको कोई भी मार्जिनल नोट नहीं पढ़ना है किसी चैप्टर के रिगार्डिंग, क्योंकि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट में कोई भी चैप्टर नहीं है। हमारे पास 14 सेक्शंस हैं और 4 शेड्यूल्स हैं। यहीं से सारे क्वेश्चंस डिराइव होंगे। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ। तो गवर्नर साहब ने एसेंट कब दिया आपके छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 को? आपके इस एक्ट को एसेंट मिलती है 23 मई 2012 में। फिर प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया 5 अक्टूबर 2012 में। फिर इन्फोर्समेंट में कब आता है ये? तो 6 नवंबर 2012 को ये इन्फोर्स आता है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट है आपका 2011 कहलाएगा, लेकिन इसका जितना भी एसेंट, इनैक्टमेंट, इन्फोर्समेंट हुआ वो सब कुछ कब हुआ आपका? वो 2012 में हुआ। तो कंफ्यूज करने के लिए वो आपको ऑप्शन में दे सकते हैं कि 2011 है या 12 है। तो याद रखना 23 मई 2012 को गवर्नर ने एसेंट दिया। प्रेसिडेंट साहब के एसेंट अक्टूबर के 5 तारीख को मिलती है 2012 में, और फिर जस्ट एक महीने बाद 6 नवंबर 2012 को आपका पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट इन्फोर्समेंट में आ जाता है। अब बात ये उठती है कि भाई 2012 के पहले का क्या सिचुएशन था? क्या 2012 के पहले छत्तीसगढ़ के लेजिस्लेचर को ये ध्यान में नहीं था कि हमें हमारे लैंडलॉर्ड और टेनेंट के रिलेशन को रेगुलेट करना है या रेंट से रिलेटेड मैटर को डील करने के लिए कोई लॉ लाना है? तो उनको ध्यान में था, इसीलिए 2012 के पहले चलता था 1961 का छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, और इसी एक्ट को रिपील किया गया और हमारे पास आया छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है।
अभी हमने देखा कि हमारे पास हमें 4 शेड्यूल पढ़ने हैं, तो वो 4 शेड्यूल आपको सेक्शन नंबर 12 के फर्दरेंस में दिया गया है। जब आप सेक्शन नंबर 12 का सब सेक्शन 1 पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि ये बात करता है टेनेंट्स के राइट के बारे में। जब ये राइट ऑफ टेनेंट की बात करता है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन नंबर 12, तो हमारा शेड्यूल उसके बारे में एकदम डिटेल में बताता है कि क्या क्या टेनेंट के राइट होंगे। इसमें कुल आती हैं आपके 8 एंट्रीज। फिर जब सब सेक्शन 2 के पास आप जाओगे तो ये भी बात करता है राइट्स के बारे में, और यहाँ पे बात हो रही है लैंडलॉर्ड के राइट्स के बारे में, और इसके बारे में डिटेल बात करता है आपका शेड्यूल नंबर 2, और यहाँ पे हमारे पास 12 एंट्रीज हैं। फिर जब हम शेड्यूल नंबर 3 में पहुंचेंगे और सब सेक्शन 3 के पास पहुंचेंगे 12 के, तो वहां पे लैंडलॉर्ड्स के ऑब्लिगेशंस की बात हो रही है, 13 एंट्रीज है। टेनेंट के ऑब्लिगेशन की जब बात होती है 12 के सबसेक्शन नंबर 4 में, तो आपके पास पूरे 10 एंट्रीज हैं, और ये शेड्यूल नंबर 4 में दिया गया है। इसे हम अभी डिटेल में डील करेंगे आगे के सेक्शंस में। आगे बढ़ते हैं। कुछ अमेंडमेंट्स की डेट है, इन्हें याद कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में अमेंडमेंट हुआ 2014 में, उसकी इन्फोर्समेंट डेट है 7 जनवरी 2015। फिर 2015 में फिर से अमेंडमेंट लेकर आया गया, और वो इन्फोर्समेंट में आया 2016 के जनवरी 20 में। फिर 2016 में अमेंडमेंट लेकर आते हैं ये लोग, और उसको इन्फोर्समेंट में लेकर आते हैं 16 दिसंबर 2016 में ही। फिर 2021 में एक और अमेंडमेंट हुआ, और उसको इन्फोर्समेंट में लेकर आए 2021 के मार्च में। ये डेट्स नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रियम्बल की तरफ। प्रियम्बल पढ़ना इसलिए भी जरूरी है ताकि आपको पता चले कि इस एक्ट के इनैक्टमेंट के पीछे पर्पस क्या था। पर्पस की बात करें तो यहाँ बात करते हैं एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू रेंट। तो जो रेंट से रिलेटेड मैटर्स होंगे उनको एडजुडिकेट करने के लिए, उनको डिस्पोज करने के लिए ये एक्ट है। और कौन डिस्पोज या एडजुडिकेट करेगा? तो ट्रिब्यूनल करता है। तो जितने भी मैटर्स रिलेटेड टू रेंट होंगे उनको एडजुडिकेट करने का पावर ट्रिब्यूनल को दिया गया है, ऐसा प्रियम्बल बोलता है। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू रेंट बाय ए ट्रिब्यूनल। फिर आता है टू प्रमोट लीजिंग ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन के लीजिंग को भी प्रमोट करना है। कैसे होगा? बाय बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। टेनेंट और लैंडलॉर्ड दोनों के इंटरेस्ट को बैलेंस करते हुए आप एकोमोडेशन की लीजिंग को भी प्रमोट करिए। तो इस एक्ट के थ्रू 2 पर्पस की बात की जा रही है। छत्तीसगढ़ लेजिस्लेशन ने 62nd ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया में इसको इनैक्ट किया था। आई होप यहां तक मैं क्लियर हूं। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 1 की बात करेंगे। सेक्शन नंबर 1 कहता है कि भैया इसको हम बोलेंगे छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। मैंने पहले भी बताया। बोलते हैं कि ये फोर्स में कब आया? तो 6 नवंबर की बात हुई, ये भी मैंने बता दिया। 2012 की 6 नवंबर में ये इनफोर्स में आई। इट शैल एक्सटेंड इन फर्स्ट इंस्टेंट। अब बात हो रही है कि ये लागू कहाँ कहाँ होगा, आपका छत्तीसगढ़ का एक्ट लागू कहाँ कहाँ कराया जाएगा। तो कह रहे हैं कि म्यूनिसिपल एरियाज विच आर कंप्राइजिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, वो म्यूनिसिपल एरियाज जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वहां पे सबसे पहले हम इसको लागू कराएंगे। लिखा हुआ है इट शैल एक्सटेंड इन द फर्स्ट इंस्टेंट, पहली बार में, टू सच ऑफ द म्यूनिसिपल एरियाज विच आर कंप्राइजिंग द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन द स्टेट, स्टेट में, एंड लेटर ऑन अदर म्यूनिसिपल एरियाज। उसके बाद अदर म्यूनिसिपल एरियाज में इसको हम लागू करवाएंगे। कैसे लागू होगा? स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डालेगी ऑफिशियल गैजेट में, और उसके बाद स्पेसिफाई करती जाएगी कि कहाँ कहाँ ये रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल होगा। आई होप मैं क्लियर हूं। इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, म्यूनिसिपल एरियाज विच आर कंप्राइजिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। अब आता है एकोमोडेशन के बारे में। मजे की बात यह है कि इस पूरे एक्ट में आपको 14 सेक्शन पढ़ने को मिलेंगे, और हमारे सेक्शन नंबर 2 में भी पूरे के पूरे कितने सब सेक्शन है? तो 14 है। एकोमोडेशन की जब बात करते हैं यहाँ पे, तो 2(1) बात करता है एकोमोडेशन की। कह रहे हैं कि देखो भाई साहब, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग को या इस बिल्डिंग के पार्ट को हम एकोमोडेशन कहेंगे। फिर बोलते हैं चाहे वो बिल्डिंग रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हो या नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हो, और उस बिल्डिंग को किसने लीज आउट किया हो, तो एक लैंडलॉर्ड साहब ने उसको टेनेंट को दिया हो उस बिल्डिंग को। तो कहते हैं एकोमोडेशन का मतलब होता है एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग, वेदर रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल, लीज्ड आउट बाय द लैंडलॉर्ड टू द टेनेंट एंड इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड कर रहा है? तो आपके उस बिल्डिंग में ओपन स्पेस है, स्टेयर केस है, ठीक है,
उसके बाद ग्राउंड्स हैं, गार्डन है, गैराज है and other facilities and amenities forming part of agreement between them। और भी कोई फैसिलिटी या एमिनिटी जो कि उस एग्रीमेंट का पार्ट है जिसमें लैंडलॉर्ड और टेनेंट है, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है, तो उस एग्रीमेंट में जिस जिस फैसिलिटीज या एमिनिटीज की बात होगी उन सबको ये कवर करेगा। ऑफ एनी लैंड, कोई भी ऐसा लैंड विच इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, कोई भी ऐसा लैंड जिसको आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं वो भी एकोमोडेशन में आएगा। लेकिन अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो एकोमोडेशन के परव्यू से बाहर रहेगा, एग्रीकल्चर लैंड को एकोमोडेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। एम आई क्लियर यहां तक? अब देखना एकोमोडेशन का क्या मतलब होता है, तो कोई भी बिल्डिंग, पार्ट ऑफ बिल्डिंग वेदर रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल, लीज्ड आउट बाय द लैंडलॉर्ड टू द टेनेंट, इंक्लूडिंग ओपन स्पेस, गार्डन, गैराज, स्टेयरकेस, ग्राउंड एंड ऑल फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। जो जो फैसिलिटी या एमिनिटी की बात हुई होगी उस एग्रीमेंट में वो सब कुछ एकोमोडेशन में इंक्लूड होगा। क्या नहीं इंक्लूड होगा, तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रहे लैंड्स नहीं आएंगे उसमें। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एग्रीमेंट की बात हो रही है कि एग्रीमेंट क्या होता है, तो एग्रीमेंट अभी हमने आगे पढ़ा ना कि जो एग्रीमेंट में लिखा है बिटवीन देम, बिटवीन हुम, बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, तो कह रहे हैं एग्रीमेंट मीन्स written agreement executed by the landlord and the tenant as required under this act। तो 2.2 में किसकी बात हो रही है? एग्रीमेंट की। 2.1 में किसकी बात हो रही है? एकोमोडेशन की। अब आते हैं 2.3 में, तो 2.3 बात करता है डिस्ट्रिक्ट के बारे में। डिस्ट्रिक्ट का डेफिनेशन कहाँ दिया है, तो छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे जो भी डिस्ट्रिक्ट है जिसको आप डिस्ट्रिक्ट वहां पे कंस्टिट्यूट करेंगे वही सेम मीनिंग यहाँ पे भी होगा। सबसे मजे की डेफिनेशन जो आती है वो अब आती है हैबिचुअल डिफॉल्टर की। हैबिचुअल डिफॉल्टर कौन होता है? तो हैबिचुअल डिफॉल्टर मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो कि 12 महीने में कम से कम 3 बार या 3 बार से ज्यादा फेल कर चुका हो फुल रेंट पे करने में, या जितने भी उसके ड्यू हैं उसने उसको क्लियर नहीं किया है। तो कहते हैं एनी पर्सन, habitual defaulter means a tenant who fails in a period of 12 month, 12 महीने में on 3 or more occasions, 3 या 3 से ज्यादा बार, to pay, fail to pay in the full rent and all dues, सारे full rent और dues को वो पे नहीं कर पाया है, to the landlord and due date, on the due date, जो भी due date decided है agreement में कि हमको 15 तारीख तक किराया चाहिए, हमको 20 तारीख तक किराया चाहिए, तो इस ड्यू डेट पे अगर वो 3 या 3 से ज्यादा बार फेल कर चुका हो रेंट देने से, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हैबिचुअल डिफॉल्टर कहते हैं। एम आई क्लियर यहां तक? ना समझ में आया तो एक बार फॉरवर्ड रिवाइंड करके देखना और कमेंट कर देना मुझे। लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो लैंडलॉर्ड कौन होता है? अभी हमने तो पढ़ लिया हैबिचुअल डिफॉल्टर। लैंडलॉर्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन जिसको आपने एंटाइटल किया है टू रिसीव द रेंट। तो कहते हैं एनी पर्सन फॉर द टाइम बीइंग, कुछ टाइम पीरियड के लिए, इज रिसीविंग और इज एंटाइटल टू रिसीव द रेंट ऑफ एनी अकोमोडेशन, किसी भी अकोमोडेशन का रेंट वो रिसीव कर रहा हो, वो एंटाइटल्ड है फॉर द टाइम बीइंग टू रिसीव द रेंट, वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट, या तो खुद के बिहाफ पे या किसी और के बिहाफ पे, या फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन, पर्सन की बेनिफिट पे, फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर पर्सन, किसी और पर्सन के बेनिफिट के लिए आपने किसी व्यक्ति को ट्रस्टी बनाया हो या रिसीवर बनाया हो या गार्जियन बनाया हो किसी भी एकोमोडेशन का, अगर वो तीनों पर्सन भी रेंट ले रहे हैं तो उन्हें भी हम लैंडलॉर्ड कहेंगे। मान लीजिए किसी की प्रॉपर्टी है यूपी में, ठीक है, और वो एक व्यक्ति रहता है मान लो दिल्ली में रह रहा है, ठीक है, अब वो डेली तो आ नहीं सकता वहां पे रेंट कलेक्ट करने के लिए, तो उसने क्या किया, किसी XYZ पर्सन को बोला कि भाई साहब आप हमारी प्रॉपर्टी का रेंट ले लिया करो इस एकोमोडेशन का और वो हमें दे दिया करो। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने कहा कि फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर पर्सन, मतलब जो व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है उसकी बेनिफिट के लिए, और एज अ ट्रस्टी, गार्जियन और रिसीवर फॉर एनी अदर पर्सन, या तो आप किसी के लिए ट्रस्टी बन जाए या किसी के लिए रिसीवर बन जाए या गार्जियन बन जाते हैं, और हु वुड रिसीव द रेंट, वो रेंट रिसीव करेगा या एंटाइटल है रेंट रिसीव करने के लिए, तो
उसे हम लैंडलॉर्ड कहते हैं। लेकिन लैंडलॉर्ड कब कहलाएगा? जब कोई एकोमोडेशन आपने टेनेंट को दिया होगा, ऐਵੇਂ थोड़ी हो जाएगा। तो लैंडलॉर्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन फॉर द टाइम बीइंग इज रिसीविंग और इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट ऑफ एनी एकोमोडेशन वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट या किसी और के बिहाफ पे फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर पर्सन। वो ट्रस्टी, गार्जियन या रिसीवर के तौर पे अगर एंटाइटल है रिसीव करने के लिए रेंट, इफ द accommodations were let to a tenant, अगर आपका एकोमोडेशन टेनेंट को लेट किया गया है, तब आपका जो भी XYZ पर्सन रिसीव कर रहा है रेंट, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लैंडलॉर्ड कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, म्यूनिसिपल एरिया के बारे में बात करेंगे अब। तो म्यूनिसिपल एरिया या नगर पंचायत का वही डिफिनेशन होगा जो छत्तीसगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 या छत्तीसगढ़ म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 1961 में डिफाइंड है। वही सेम मीनिंग यहाँ पे भी होगा। तो एक बार रिवाइंड करते हैं खुद को। 2(1) क्या बात करता है? एकोमोडेशन। 2(2) क्या बात करता है? एग्रीमेंट। 2(3) क्या बात कर रहा था? डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात कर रहा था। 2(4) किसके बारे में बात किया? हैबिचुअल डिफॉल्टर के बारे में। और 2(5) किसके बारे में बात किया? लैंडलॉर्ड के बारे में। 2(6) किसकी बात करता है? म्यूनिसिपल एरिया के बारे में। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन मतलब कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करता है। तो ये 2(7) में दिया है। ओल्ड एक्ट मतलब वही एक्ट, छत्तीसगढ़ अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, जिसको रिपील करके आपका रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 आया। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। आगे बढ़ते हैं। रेंट का मतलब अभी हमने देख लिया कि टेनेंट, हैबिचुअल डिफॉल्टर कौन है, लैंडलॉर्ड कौन है। अब हमें रेंट देखना है। तो रेंट मतलब होता है कोई भी कंसिडरेशन, कोई एक अमाउंट है जो कि टेनेंट साहब पे कर रहे हैं। किसको पे कर रहे हैं? लैंडलॉर्ड को। तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेंट बोलते हैं। क्यों पे कर रहे हैं? किसी एकोमोडेशन के अगेंस्ट में। तो रेंट मीन्स एनी कंसिडरेशन पेबल बाय द टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड अगेंस्ट एनी एकोमोडेशन। रेंट कंट्रोलर मतलब कोई भी ऐसा ऑफिशियल जिसका अपॉइंटमेंट होगा सेक्शन 7 के सबसेक्शन 1 में। फिर बोलते हैं रेंट कंट्रोल एक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा बॉडी जो कि कंस्टिट्यूट किया गया है सेक्शन 1 के सेक्शन 6 के सबसेक्शन 1 में। फिर रिपील एक्ट में वही आपका छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, जिसको अभी हमने पढ़ा एज एन ओल्ड एक्ट इन 2(8). ठीक है, अब आगे बात करते हैं सबसे अच्छी डेफिनेशन जो है बड़ी सी और समझदार, मतलब समझने लायक, वो है सोशल न्यूसेंस। सोशल न्यूसेंस मतलब क्या है? न्यूसेंस मतलब डिस्टरबेंस होता है। तो यहाँ पे 2(13) में डिफाइन किया है सोशल न्यूसेंस को। बोल रहे हैं कि कोई भी टेनेंट जो फ्रिक्वेंटली किसी अकोमोडेशन को यूज कर रहा है और यूज करते वक्त चाहे वो कोई एक एक्ट या सारे के सारे एक्ट, ठीक है, ये सारे एक्ट कमिट कर रहा है। और ये एक्ट कहाँ पे दिए गए हैं? ये सारे एक्ट लिस्ट किए गए हैं आपके सीरियल नंबर 10 ऑफ शेड्यूल 4 में। ठीक है, 4th शेड्यूल के सीरियल नंबर 10 में ये सारे एक्ट आपको लिस्ट आउट किए गए हैं। तो आप अगर इसमें से कोई सा भी एक्ट कर रहे हो तो यू आर क्रिएटिंग सोशल न्यूसेंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12(13). सीरियल नंबर 10 क्या बोलता है कि नेवर टू बिकम अ सोशल न्यूसेंस ड्यूरिंग करेंसी ऑफ द टेनेंसी। आपको टेनेंसी के करंट, मतलब जब तक आपकी टेनेंसी चल रही है तब तक आप एज अ टेनेंट रह रहे हैं किसी के प्रॉपर्टी में, तो आप वहां पे कोई भी सोशल न्यूसेंस नहीं करेंगे। एक्सप्लेनेशन इसका है कि मीन्स डूइंग और कॉजिंग टू बी डन ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। कोई भी एक्ट इसमें से अगर आप करते हैं या सारे एक्ट करते हैं तो आप सोशल न्यूसेंस कहलाएंगे, मतलब आपने किया है ऐसा कहा जाएगा। पहला क्या है इसमें? ड्रंकन ब्रावल्स, वाइफ बैशिंग, प्रोस्टिट्यूशन, हैबिचुअल लेट नाइट नॉइजी सोशलाइजिंग, मतलब आजकल है ना वो ट्रेंड, रात में 12-1 बजे तक दोस्तों से मिलना और फिर कहीं पे आप बुला रहे हो, सबको सोशलाइज कर रहे हो और बहुत शोर मचा रहे हो, तो वो भी एक तरीके का सोशल न्यूसेंस है। अगर आप कोई एबनॉर्मल नॉइज कर रहे हो जिसकी वजह से नेबरहुड आपका डिस्टर्ब हो रहा है तो वो भी सोशल न्यूसेंस है। अगर आप कॉमन फैसिलिटीज जैसे कि फ्लैट्स में रह रहे हैं और सीढ़ियां सबके लिए कॉमन होती हैं, आप कहीं स्टेयर केस पे स्पिट कर दिए, लिफ्ट में स्पिट कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो सोशल न्यूसेंस। अगर आपने कोई डेंजरस हजार्डियस सब्सटेंस बम वम रख रखा हो, उसको स्टोर कर रखा हो, तो वो भी सोशल न्यूसेंस में आएगा। कोई भी स्टफ जो कि ऑफेंसिव ऑर्डर का हो, मतलब जिसकी स्मेल बहुत गंदी हो, पूरे सराउंडिंग को स्पॉइल कर रहा हो, तो वो भी सोशल न्यूसेंस में आएगा। लिटरिंग ऑफ गार्बेज, इधर उधर कूड़ा फेंक दिया या गंदा पानी फेंक दिया, तो उसको भी हम सोशल न्यूसेंस कहेंगे। इन्वायरमेंट को आप स्पॉइल कर रहे हैं बाय प्रमोटिंग डिफेक्शन, और बाकी ऐसा कोई भी हरकत जो कि आपकी सोसाइटी को
नुकसान कर रहा है, आपके वहां के लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसके वजह से जिसका तुरंत का तुरंत इमीडिएट इफेक्ट होता है आपके नेबरहुड पे, तो वो सोशल न्यूसेंस कहलाएगा। तो सोशल न्यूसेंस कहाँ दिया है? सीएल नंबर 10 ऑफ शेड्यूल नंबर 4 में आपको मिलेगा सोशल न्यूसेंस, और सेक्शन 213 में आपको ये डिफाइन किया गया है। आई होप मैं क्लियर हूँ। आगे बढ़ते हैं 214 में। तो यहाँ बात हो रही है टेनेंट साहब के बारे में। अभी हमने लैंडलॉर्ड की बात की, किस सेक्शन में बात किया? 2.5 में हमने लैंडलॉर्ड की बात की, 2.6 में हमने म्यूनिसिपल एरिया बात किया, 2.7 में हमने नोटिफिकेशन की बात की, 2.8 में हमने ओल्ड एक्ट पढ़ा, 2.9 में हमने रेंट पढ़ा, 2.10 में हमने रेंट कंट्रोलर के बारे में पढ़ा, और 2.11 में हमने रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ा, 2.12 में हमने रिपील एक्ट्स देखे, 2.13 में हमने क्या देखा? 2.13 में हमने देखा सोशल न्यूसेंस। और अब हम बात करते हैं टेनेंट की। तो टेनेंट मतलब क्या होता है? टेनेंट मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन बाय हुम और ऑन हुज अकाउंट और बिहाफ रेंट इज या वुड बी पेबल फॉर एनी अकोमोडेशन टू हिज लैंडलॉर्ड। कोई भी ऐसा पर्सन जिसके जो खुद दे रहा हो या उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन पे करता है लैंडलॉर्ड को किसी अकोमोडेशन के वजह से, कोई कंसिडरेशन जो पेबल होगा। अभी हमने रेंट पढ़ा ना, रेंट मतलब क्या होता है? कोई भी कंसिडरेशन विच इज पेबल टू द लैंडलॉर्ड। यहाँ कहते हैं कि मीन्स द पर्सन बाय हुम और ऑन हुज अकाउंट और बिहाफ रेंट इज बट फॉर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, या तो वो एक्सप्रेस हो सकता है या तो इम्प्लाइड, मतलब ये भैया ये घर है, ये मैं आपको किराए पे दे रही हूँ, आप महीने के 2,000 हमें देना, ठीक है। अब आप वहां रहोगे तो ये हमने बोल दिया ओरली, समझ में आ गया आपको कि हाँ आप यहाँ रह रहे हो तो आपको देना है, या तो कोई रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू कर रहे हैं, तो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आपका। वुड बी पेबल फॉर एनी अकोमोडेशन, किसी अकोमोडेशन के लिए आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? उसमें वो पर्संस भी इंक्लूड होंगे जो कि पोजीशन को कंटिन्यू कर रहे हैं इवन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द टेनेंसी। अगर आपको मैंने बोला था कि हमने एक एग्रीमेंट करते हैं 12 महीने का, ठीक है, आप इस 12 महीने में मुझे हर महीने 5,000 रुपए देंगे एज एन रेंट, हमने ये एग्रीमेंट कर लिया। अब 12वां महीना मतलब मान लो दिसंबर का महीना था और वो दिसंबर का महीना एंड हो गया, आप जनवरी के 15 तारीख तक अभी भी उस मकान में रह रहे हो, और ये है कि आपका टर्मिनेशन मतलब टेनेंसी टर्मिनेट हो चुकी है, अदरवाइज उसके बाद भी आप उसमें उस पोजीशन को कंटिन्यू करते हो, तो दैट पर्सन हु इज कंटिन्यूइंग द पोजीशन इवन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द टेनेंसी, उसको भी हम टेनेंट मानेंगे। या मान लो कोर्ट ने कोई एविक्शन ऑर्डर पास कर दिया या डिक्री पास कर दिया, आपको घर खाली करना, आपको वो पोजीशन छोड़ना है, लेकिन फिर भी आप अगर उसको कंटिन्यू कर रहे हो तो इस प्रोविजन ऑफ द एक्ट के हिसाब से आपको हम टेनेंट कहेंगे। अगर कंफ्यूजिंग हुआ होगा तो फिर से एक बार समझते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन जो खुद या उसके बिहाफ पे कोई रेंट पे करेगा किसी भी एकोमोडेशन का किसी लैंडलॉर्ड को, उसमें वो पर्सन्स भी इंक्लूड होंगे जो अभी भी पोजीशन को कंटिन्यू कर रहे हैं इवन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द टेनेंसी। उनकी टेनेंसी पूरी खत्म हो गई, टर्मिनेट हो गई है, उन्हें जाना है। कोई बच्चा आता है दिल्ली से, यूपी से जाता है वो दिल्ली रहने के लिए, और उसका लैंडलॉर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई साहब मैं 12 महीने के लिए यहाँ आया हूँ, मैं जनवरी में यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे रूम दे दो। लेकिन वो जनवरी में जाता नहीं है, उसकी टेनेंसी टर्मिनेट हो चुकी दिसंबर के लास्ट में ही, लेकिन अभी भी वो जनवरी के लास्ट तक वहां पे रुका हुआ है। तो आफ्टर द टेनेंसी इज टर्मिनेटेड स्टिल दैट पर्सन इज कंटिन्यूइंग द पोजीशन, तो भी हम उसको टेनेंट मानेंगे। या कोर्ट ने कोई ऑर्डर या डिक्री पास कर दिया है, उसको अभी भी आप पोजीशन उसके बाद भी कंटिन्यू कर रहे हो, तो भी आप टेनेंट कहलाओगे। अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है, मान लीजिए ए पर्सन है, वो एक टेनेंट की तरह इस मकान में रह रहा था और उस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो क्या होगा? तो कहते हैं अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए उस मकान को आपने दिया था, उस एकोमोडेशन को दिया था, तो जो भी उसके सर्वाइविंग स्पाउस होंगे, सन, डॉटर, मदर, फादर हु हैड बीन ऑर्डिनरली, मतलब जो ऑर्डिनरी तौर पे उस मकान में रिसाइड कर रहे थे, उस मेंबर के साथ जिसकी डेथ हो चुकी है, उसे हम टेनेंट कहेंगे। लेकिन अगर वहीं पे बात कॉमर्शियल या बिजनेस पर्पस की आती है, तो उसके सर्वाइविंग स्पाउस, सन, डॉटर, मदर, फादर हु हैड बीन कैरिंग ऑन द बिजनेस, वो बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं with him in such accommodation as a member of his family, तो उसको भी हम टेनेंट कहेंगे। अगर डेथ हो जाती तो इसका मतलब नहीं कि मिस्टर ए हमारे टेनेंट थे, उनकी डेथ हो गई, अब कोई टेनेंट नहीं है, उनको जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा उसे हम टेनेंट मानेंगे। आई होप मैं क्लियर हूँ।
अब बात करते हैं, डेफिनेशन के सारे क्लॉजेस खत्म हो गए। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 13 की, जो कि सेक्शन नंबर 3 की, जो बात करता है कि कहाँ कहाँ पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो बोलते हैं कोई भी ऐसा एकोमोडेशन जो कि बिलोंग करता है किसी गवर्नमेंट बॉडी को, किसी बोर्ड को या किसी कॉरपोरेशन को, जिसको प्रमोट कर रहा है या ओन कर रहा है कौन, गवर्नमेंट खुद किसी बॉडी को अगर प्रमोट या ओन कर रहे हैं, तो ऐसे किसी भी डिपार्टमेंट को जो गवर्नमेंट को बिलोंग करता है, किसी बोर्ड या कॉरपोरेशन को बिलोंग करता है, तो वहां पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। कहते हैं कोई भी बिल्डिंग या कैटेगरी ऑफ बिल्डिंग जो कि स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट किया गया है इन द पब्लिक इंटरेस्ट बाय द गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट में किसी बिल्डिंग को एग्जेम्प्ट कर दिया है, तो वहां पे भी आपका रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई नहीं होगा। आई होप मैं क्लियर हूं। तो सेक्शन 3 बात करता है एग्जाम्पशन की, सेक्शन 4 बात करता है टेनेंसी एग्रीमेंट की। तो टेनेंसी एग्रीमेंट की बात करता है, उसके पहले आप रिकॉल करो कि टेनेंट किस सेक्शन में डिफाइंड है। तो 214 में हमने टेनेंट पढ़ लिया, 25 में हमने लैंडलॉर्ड पढ़ लिया, 29 में हमने रेंट पढ़ लिया। अब हम सेक्शन नंबर 4 में बात करते हैं टेनेंसी एग्रीमेंट के बारे में। तो कहते हैं नथिंग notwithstanding anything contained in section 107 of the TPA, no person shall after the commencement of this act let or take on rent any accommodation except by an agreement writing। कहते हैं जो भी सेक्शन नंबर 107 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया है उन सबको छोड़ो। ये एक्ट जो अप्लाई हो रहा है हमारा, मतलब छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट जिस स्टेट में लग रहा है, तो कह रहे हैं कि भाई साहब किसी भी अकोमोडेशन के लिए अगर आप किसी को अपना कोई अकोमोडेशन प्रॉपर्टी अकोमोडेट करने के लिए दे रहे हैं कि आइए आप यहाँ पे रहिए और इसके बदले मुझे रेंट दीजिए, तो कह रहे हैं कि इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद, मतलब छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट के बनने के बाद से, नो पर्सन शैल लेट और टेक ऑन रेंट, कोई पर्सन लेट आउट नहीं करेगा, ना ही कोई पर्सन उसको रेंट पे लेगा, एक्सेप्ट वो अगर किसी एग्रीमेंट में ना आए। आपको राइटिंग में एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा बिफोर लेटिंग आउट और टेकिंग एनी अकोमोडेशन ऑन रेंट। ये सेक्शन 4 का क्लॉज 1 बात करता है, सब सेक्शन 1 बात करता है। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है? सब सेक्शन 2 कहता है वेयर इन रिलेशन टू अ टेनेंसी क्रिएटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के बनने से पहले अगर कोई टेनेंसी का एग्रीमेंट क्रिएट हुआ है और वो एग्रीमेंट राइटिंग में है, वॉज ऑलरेडी एंटर्ड इनटू, मतलब अगर आपने लिखित में कोई एग्रीमेंट किया था, टेनेंसी एग्रीमेंट किया है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, ये एक्ट कब से कमेंस हो रहा है? तो 6 नवंबर 2012 से पहले अगर आप किसी टेनेंसी एग्रीमेंट में एंटर किए हुए हैं, तो कह रहे हैं कि उस एग्रीमेंट को आप फाइल करोगे बिफोर द रेंट कंट्रोलर। रेंट कंट्रोलर के आगे आप उस एग्रीमेंट को लेकर आइए, उसको फाइल करिए। अगर आप किसी एग्रीमेंट में नहीं एंटर हुए हैं, तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट को एक एग्रीमेंट में एंटर होना पड़ेगा, वो भी राइटिंग में होगा। और एग्रीमेंट मतलब करने के बाद टेनेंसी एग्रीमेंट आपको भी, जैसे कि जो लोग पहले एंटर कर चुके हैं उनकी तरह, आपको भी रेंट कंट्रोलर के सामने उस एग्रीमेंट को फाइल करना पड़ेगा। तो कहते हैं वेयर इन रिलेशन टू अ टेनेंसी क्रिएटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एन एग्रीमेंट इन राइटिंग वाज ऑलरेडी एंटर्ड into shall be filed before the rent controller. If you have not entered into any agreement, तो landlord or tenant shall enter into an agreement in writing with regard to the tenancy and file the same before the rent controller. I hope ये भी clear है। प्रोवाइजो में कहता है कि where the landlord and tenant fail to present jointly a copy of tenancy agreement, अगर एक साथ ये लोग एक टेनेंसी एग्रीमेंट की कॉपी प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं अंडर क्लॉज ए और फेल टू रीच एन एग्रीमेंट, और या तो और मतलब उन्होंने कोई एग्रीमेंट भी नहीं किया क्लॉज बी के हिसाब से, तो ऐसे लैंडलॉर्ड और टेनेंट क्या करेंगे? ऐसे लैंडलॉर्ड और टेनेंट सेपरेटली फाइल करेंगे पर्टिकुलर्स उस टेनेंसी के रिगार्डिंग बिफोर रेंट कंट्रोलर। तो रेंट कंट्रोलर साहब के सामने आपको अपना टेनेंसी एग्रीमेंट प्रेजेंट करना है। सब सेक्शन 1 कहता है कि टीपीए को छोड़ो साइड में, कोई भी पर्सन ना तो कोई मकान लेगा ना देगा रेंट पे अगर वो लिखित में कोई एग्रीमेंट नहीं करते हैं। अगर आपने कोई लिखित में एग्रीमेंट किया है तो उस एग्रीमेंट को रेंट कंट्रोलर के सामने प्रेजेंट करो, अगर नहीं किया है तो एंटर करो किसी एग्रीमेंट में जो कि लिखित में होगा, और एंटर करने के बाद ऐसा टेनेंसी एग्रीमेंट आपको रेंट कंट्रोलर के सामने फाइल करना पड़ेगा। प्रोवाइजो कहता है कि अगर ये लोग ज्वाइंटली एक कॉपी प्रेजेंट नहीं कर पा रहे रेंट कंट्रोलर के सामने, तो आप सेपरेटली उस टेनेंसी के पर्टिकुलर्स को एंटर करिए और फाइल करिए बिफोर द रेंट कंट्रोलर। थर्ड सबसेक्शन कहता है कि
Every agreement referred to in subsection 1 or required to be executed under subsection 2 shall be in such format and manner जो कि प्रिस्क्राइब किए गए। जो भी आप एग्रीमेंट में एंटर करेंगे वो उस मैनर में एग्जीक्यूट होगा, उसी मैनर में प्रिस्क्राइब, उसी फॉर्मेट में लिखना, उसी मैनर में लिखना जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया होगा। तो हमने पढ़ लिया 2.1 बात करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड के बारे में, 2.2 में हमने डेफिनेशन पढ़ा, 2.3 में हमने एग्जाम्पशंस पढ़े, 2.4 में हमने टेनेंसी एग्रीमेंट पढ़ा। आगे बढ़ते हैं 2.5 में और बात करते हैं आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 5 में जो कि बात करता है रेंट टू बी एग्रीड। वो 2.5 नहीं था, सेक्शन नंबर 5 था, सेक्शन नंबर 4 था और सेक्शन नंबर 3 था। 2 में हमारे पास 14 सबसेक्शन पहले से हैं। अब बात करते हैं रेंट टू बी एग्रीड के बारे में। तो रेंट पेबल, रेंट कहाँ पे डिफाइन किया गया, अभी हमने पढ़ा था 2.9 में रेंट की डेफिनेशन दी गई है। रेंट मतलब क्या होता है, कोई भी कंसिडरेशन जो कि पेबल है बाय दी टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड। टेनेंट पे करता है, लैंडलॉर्ड नहीं पे करता, ठीक है। तो कहते हैं रेंट पेबल फॉर एनी अकोमोडेशन, किसी अकोमोडेशन के लिए कोई रेंट पेबल है, शैल सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बी सच as may be agreed upon between the landlord and the tenant। कहते हैं कोई भी रेंट अगर आप पे कर रहे हैं किसी अकोमोडेशन के बारे में तो उसके ऊपर कौन एग्री करेगा, तो उसके ऊपर लैंडलॉर्ड और टेनेंट एग्री होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई रूम है जिसको आप रेंट आउट करने वाले हैं, आप लेने वाले हैं उस रूम को, तो आप अपने लैंडलॉर्ड से बात तो करोगे ना कि ये रूम कितने का। वो बोलता है कि भाई साहब ये 5,000 का है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं इसको थोड़ा और कम कर देते हैं, 5.5 में कर देते हैं, 4.5 में कर देते हैं। तो इस हिसाब से आप दोनों के बीच में, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में क्या हो रहा है, एक तरीके से एग्रीमेंट हो रहा है, वो एग्री कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कंसिडरेशन अमाउंट पे। तो कहते हैं रेंट मतलब होता है कोई भी अकोमोडेशन अगर आप ले रहे हैं, उस अकोमोडेशन के बिहाफ पे कौन से चार्जेस आपको पे करने हैं उसको आप एग्री करते हैं। कौन कौन, लैंडलॉर्ड और टेनेंट। एंड इट शैल नॉट इंक्लूड द चार्जेस पेबल फॉर एमिनिटीज, जो भी एमिनिटीज के लिए चार्जेस हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। विच मे बी एग्रीड अपॉन सेपरेटली, मतलब जो भी बिजली का बिल और पानी का बिल ऐसे सब कुछ जो भी आते हैं उसके लिए आप सेपरेट एग्रीमेंट करोगे, वो उस रेंट वाले एरिया में नहीं आएगा। अनलेस एग्रीड अदरवाइज, अगर आपने एग्री नहीं किया है अदरवाइज, एवरी टेनेंट शैल पे, मैंडेटरी है कि आप पे करेंगे रेंट बाय द 15th डे ऑफ द मंथ के 15 तारीख तक आपको रेंट पे कर देना है। तो सेक्शन 5 का सबसेक्शन 1-2 क्या बोलता है, पहले बोलते हैं कि आप जो भी रेंट पे करेंगे उसके लिए लैंडलॉर्ड और टेनेंट एग्री होगा। इट शैल नॉट इंक्लूड द चार्जेस पेबल फॉर एमिनिटीज। सबसेक्शन 2 कहता है कि जो भी रेंट है भाई साहब उसको आप 15 तारीख तक पे कर दो महीने के। सेक्शन 6 में बात करते हैं रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के बारे में, जो कि हमने पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, 2.11 में। 2.11 बात हो रही थी ना कि रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल होगा, उसको कहाँ कंस्टिट्यूट करेंगे, तो हमने पढ़ा सेक्शन 6 के सबसेक्शन 1 में उसकी कंस्टिट्यूशन की बात करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन कंस्टिट्यूट करेगा विद इन 30 डेज, मतलब 6 नवंबर 2012 को ये एक्ट आया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर ही, ठीक है, मतलब कम से कम 5 दिसंबर या आप 6 दिसंबर मान लो, तो 6 दिसंबर 2012 के अंदर अंदर ही क्या आपको करना था, आपको एक ट्रिब्यूनल बनानी थी, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। और वो ट्रिब्यूनल किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे बन रही है, तो आर्टिकल नंबर 323 के बी वाले पोर्शन पे बन रही है। तो कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट बाई नोटिफिकेशन कंस्टिट्यूट करेगा एक ट्रिब्यूनल, उसे हम कहेंगे रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, और वो कितने दिनों में हो जाना चाहिए, इस एक्ट के नोटिफिकेशन में आने से 30 दिन के अंदर अंदर होगा। उसके टर्म्स एंड कंडीशंस उसको हम कहां से डिराइव कर रहे हैं, पावर ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट करने का, तो आर्टिकल 323 का बी हमें पावर देता है, और उसको आप क्या बोलोगे, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल कहलाएगा। वो करेगा क्या, इस एक्ट के जितने प्रोविजंस हैं उसको इफेक्ट में लाएगा। फॉर द एजुडिकेशन एंड ट्रायल ऑफ एनी डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट अगर हो रहा है तो उसको एजुडिकेट करना, उसका ट्रायल करना, कोई कंप्लेंट है, कोई ऑफेंसेस हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेंट, तो उन सबको एजुडिकेट करना, डिस्पोज करना उस ट्रिब्यूनल का काम होगा। साथ ही साथ टेनेंसी के जितने भी इश्यूज हैं उनको रेगुलेट करना और कंट्रोल करना उसका काम होगा, जिसमें कि आपके राइट्स, टाइटल्स एंड ऑब्लिगेशंस ये तीनों आ जाएंगे।
किसके किसके आएंगे? लैंडलॉर्ड और टेनेंट के। तो क्या कह रहे हैं कि देखिए रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के दो काम होंगे। पहला तो इस एक्ट में जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं उसको इफेक्ट में ले आइए। दूसरा, जितने भी डिस्प्यूट, कंप्लेंट या ऑफेंसेस हैं विद रिस्पेक्ट टू टेनेंट उसको एडजुडिकेट कराइए, ट्रायल कराइए, उसको डिस्पोज ऑफ करिए। और बाद में बोलते हैं जितने भी टेनेंसी इश्यूज हैं जिसमें कि आपके राइट्स, टाइटल्स, ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं लैंडलॉर्ड और टेनेंट के, उन सारे टेनेंसी इश्यूज को भी आपको रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है। यहां तक बात क्लियर है? फिर आते हैं सबसेक्शन 2 में, जहां बात कर रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, एक चेयरमैन को अपॉइंट करेगा। इस सेक्शन में काफी सारे मेजर अमेंडमेंट हुए थे और उस मेजर अमेंडमेंट के थ्रू ही इन सब चीजों को ऐड किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के लिए आप एक चेयरमैन को अपॉइंट भी करेंगे, ठीक है। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के लिए जो चेयरमैन अपॉइंट होगा वो कौन होना चाहिए? तो कोई भी रिटायर्ड जज हो हाई कोर्ट का, या कोई सर्विंग या रिटायर्ड जज हो, डिस्ट्रिक्ट जज हो, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपर टाइम स्केल। सुपर टाइम स्केल के बिलो का रैंक का नहीं होना चाहिए। तो उन सबको आपका वो सब लोग मतलब एज अ चेयरमैन आप उनको अपॉइंट कर सकते हैं। कौन अपॉइंटमेंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। सेक्शन नंबर 6 में जो मेजर अमेंडमेंट किया गया था वो एक्ट नंबर 23 ऑफ 2020 में किया गया था। यहाँ पे नोट नहीं था तो मैंने सोचा आपको बता दें। तो 2020 में आया था एक्ट नंबर 23 के हिसाब से, और उसी अमेंडमेंट के थ्रू आपके सबसेक्शन 2 और 3 को सब्सटीट्यूट किया गया था। तो सबसेक्शन 1 क्या बात करता है कि कंस्टिट्यूट करो ट्रिब्यूनल 30 दिन के अंदर, आर्टिकल 323 से ये पावर डिराइव हो रहा है। सेक्शन 2 क्या बात करता है? सबसेक्शन बोलता है कि चेयरमैन को अपॉइंट करेंगे रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के। वो कौन होगा? कोई भी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए। फिर बोलते हैं ट्रिब्यूनल शैल हैव सच मेंबर्स विद सच क्वालिफिकेशन एज द स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब। तो कहते हैं मेंबर्स होने चाहिए, और वो मेंबर्स कितने होने चाहिए? नॉट लेस देन 2। दो से कम मेंबर्स नहीं होने चाहिए, नॉट लेस देन 2। दो मेंबर्स तो आपके रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल में होने ही चाहिए। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कि सबसेक्शन 4, उसके बाद एक थर्ड ए अमेंडमेंट करके ऐड हुआ था 2020 में। ये भी अमेंडमेंट लाया गया था। इसमें भी बोला गया कि आप अगर मान लीजिए सीट चेयरमैन की वेकेंट है, अगर चेयरमैन साहब वेकेंट हैं, कहीं हैं, बीमार हो गए हैं, तो उनके बिहाफ पे आपको एक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन को अपॉइंट करना पड़ेगा। ये एक अमेंडमेंट हुआ था 2020 में जिसके थ्रू सेक्शन 3A को ऐड किया गया था। इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एन ऑफिसर एज द रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रिब्यूनल। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था 2017 में आई गेस, कि किसको एज एन ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। तो कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट किसी भी ऑफिसर को रजिस्ट्रार के तौर पे अपॉइंट कर सकता है। उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी कि वो सिविल जज क्लास 1 के बिलो के रैंक का नहीं होना चाहिए, और नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी। मतलब डेप्यूटी सेक्रेटरी वाली रैंक हो, या तो नॉट बिलो द कैडर ऑफ सिविल जज क्लास 1। फिर आते हैं फ्रॉम द डेट द ट्रिब्यूनल बिकम्स फंक्शनल विच डेट शैल बी पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट। तो यहाँ पे जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं ऑफ ऑल कोर्ट्स। तो कहते हैं कि देखिए जितने भी केसेस आएंगे जो कि ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन में फॉल करेंगे उसमें किसी भी कोर्ट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा एक्सेप्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी भी रिट पिटिशन के थ्रू किसी भी चीज को देख सकती है, लेकिन बाकी कोई भी कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा इन द मैटर्स विच फॉल्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन में जो भी मैटर्स आएंगे उन सबको डील करने का पावर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ ट्रिब्यूनल के पास है। अगर कोई रिट पिटिशन आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जाएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकते हैं, बट अदर कोर्ट्स आर नॉट अलाउड टू इंटरफेयर। सबसेक्शन 5 बोलता है। 6 बोलता है कि हेडक्वार्टर्स एट रायपुर। इसका जो हेडक्वार्टर है ट्रिब्यूनल का वो रायपुर में होगा। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस एंड सर्विस ऑफ चेयरमैन के रिगार्डिंग वो सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। तो ये हमारे पास क्या था? सेक्शन 6 था जिसमें पूरे 7 क्लॉज है। पहला बात करता है कि हम एक ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट करेंगे, दूसरा उसके चेयरमैन की बात करता है, तीसरा बात करता है कि 2 मेंबर्स होने चाहिए आपके ट्रिब्यूनल में, थर्ड ए बात करता है कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन लेकर आओ, फिर ऑफिसर को एज ए रजिस्ट्रार अपॉइंट करेंगे। वो ऑफिसर सिविल जज क्लास 1 के बिलो कैडर का नहीं होना चाहिए, ना ही वो डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के नीचे का होना चाहिए। जुरिस्डिक्शन की जब बात आती है तो कहते हैं कि देखो
ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन में कोई और एंटर नहीं करेगा, जो भी केसेस उनके पास जाते हैं वो सिर्फ वही डिसाइड करेंगे, वही डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास एक्स्ट्रा पावर है भाई, वो लोग तो एपेक्स कोर्ट आ जाते हैं, तो वो लोग डील कर सकते हैं मैटर से, लेकिन कोई भी छोटी मोटी कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। ट्रिब्यूनल का हेडक्वार्टर रायपुर में रहेगा। जो भी सर्विस है चेयरमैन की या मेंबर्स के ट्रिब्यूनल के, वो कौन डिसाइड करेगा, कौन प्रिस्क्राइब करेगा, स्टेट गवर्नमेंट देखेगा उन सारे मैटर्स को। नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं, आता है सेक्शन नंबर 8। इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी हमने बात किया कि कॉन्स्टिट्यूशन हुआ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का। अब हम देख लेते हैं कि पावर एंड फंक्शंस क्या है इसके। तो 6 और 8 को हम एक साथ पढ़ेंगे। तो ट्रिब्यूनल, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल हैव ऑल द पावर्स, जो भी मतलब गवर्नमेंट नोटिफाई करके उसमें वेस्ट करता है वो सारे पावर उनके पास होने चाहिए। जैसा सबसे पहला पावर दे रहे हैं इनको, इनेबलिंग एंड इंश्योरिंग द एक्टिव एग्जिस्टेंस ऑफ रेंट कंट्रोलर। चेक करो कि ट्रिब्यूनल में रेंट कंट्रोलर्स हैं या नहीं है। दूसरा कि आप एज एन अपीलेट अथॉरिटी फंक्शन करेंगे। आप सारे एप्लीकेशंस को जो भी अग्रीव पर्सन लेकर आते हैं बाय द ऑर्डर ऑफ रेंट कंट्रोलर, उन सबको आप देखेंगे। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल शैल एक्सरसाइज सच पावर्स एज एन एजुकेटिंग मैटर्स अंडर द रिपील्ड एक्ट वॉज एक्सरसाइज। जो भी रिपील्ड एक्ट में मैटर्स थे उन सबको रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा उसी एक्ट के हिसाब से, और ऐसे देखेंगे कि वो हाई कोर्ट के द्वारा एक्सरसाइज हो रहा है। फिर रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल शैल हैव पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। जैसे हाई कोर्ट के पास कंटेम्प्ट करने की पावर है, वो पनिशमेंट दे सकते हैं कि कोई कंटेम्प्ट कर रहा है तो उसको पनिश कर दें, वैसा सेम पावर आपके रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास भी है। इसमें बस 2 क्लॉजेस हैं। तो सेक्शन 6 में हमने पढ़ा रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को कैसे कंस्टिट्यूट करेंगे, उसके पावर एंड फंक्शंस को हमने पढ़ा 8 में। पहला बोलता है कि भाई साहब जो भी स्टेट गवर्नमेंट इनको पावर देगा वो सारे पावर रहेंगे। उसमें ए बोलता है कि इनके पास इनको चेक करना है कि रेंट कंट्रोलर एक्टिव है या नहीं है, एग्जिस्टेंस है उनका या नहीं, फुलफिलमेंट हो रहा है इस पर्पस ऑफ द एक्ट के लिए कि नहीं। उसके बाद एपिलेट अथॉरिटी की तरह वो फंक्शन करें। फिर रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास पावर है कंटेम्प्ट के लिए भी, कि अगर कोई बंदा कंटेम्प्ट कर रहा है, कोई अथॉरिटी कंटेम्प्ट कर रही है तो उसको पनिश कर सकते हैं, जैसे कि वो हाई कोर्ट पनिश करता है, बिल्कुल वैसे ही पावर उनके पास भी है। सेक्शन 7 की तरफ पढ़ते हैं, जो रेंट कंट्रोलर के बारे में बात करता है। कहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट एक या एक से ज्यादा ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगा एज अ रेंट कंट्रोलर, ठीक है, और वो डेप्यूटी कलेक्टर के रैंक के नीचे का नहीं होना चाहिए। बोलते हैं कि जो रेंट कंट्रोलर होगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होगा वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को भी स्पेसिफाई करेगा। तो इस सबसेक्शन 1 में 2 बात कही गई। पहली बोली गई कि रेंट कंट्रोलर को हम अपॉइंट करेंगे, एक या एक से ज्यादा रेंट कंट्रोलर हो सकते हैं। दूसरा बोला गया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बताएगा, स्पेसिफाई करेगा। थर्ड इसमें बोलते हैं कि जो रेंट कंट्रोलर होंगे वो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के सबऑर्डिनेट में होंगे। थोड़ा बोरिंग हो जा रहा होगा आपके लिए, लेकिन इसको आप समझने की कोशिश करिए कि बहुत यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हमने 6 में पढ़ा कि रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल बनाओ, जिसमें 7 सबसेक्शन पढ़े। 8 में हमने पढ़ा कि उनके पावर एंड फंक्शन क्या है। 7 में हम पढ़ रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलर के बारे में, जहां पे बता रहे हैं कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी कलेक्टर, आप एक बंदे को या एक से ज्यादा को अपॉइंट कर सकते हो एज एन ऑफिसर्स, जिनको हम रेंट कंट्रोलर कहेंगे। फिर कहते हैं रेंट कंट्रोलर रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के सबऑर्डिनेट होगा, और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आया था 2019 में, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एज टू बी स्पेसिफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उसको स्पेसिफाई कौन करेगा, उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही स्पेसिफाई करेंगे। आई होप मैं क्लियर हूँ। सेक्शन 9 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 9 बात करता है कि रेंट कंट्रोलर के क्या क्या पावर एंड फंक्शन है। तो देखो, जो भी डिस्प्यूट अराइज होगा लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, मार झगड़ा करके आ गए, बाल नोच लिया एक दूसरे का, तो उन सारे डिस्प्यूट को रिकनसाइल करेंगे। सिक्योरिंग द राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स, टेनेंट और लैंडलॉर्ड के राइट्स सिक्योर होने चाहिए, जो भी अभी हम पढ़ेंगे 12th सेक्शन में। फिर बोलते हैं इन्फोर्सिंग द ऑब्लिगेशन, जो भी ऑब्लिगेशंस हैं लैंडलॉर्ड और टेनेंट के, उनको इन्फोर्स कराना। तो ये 3 फंक्शंस इनके बताए गए हैं। और हमने जब रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल में पढ़ा तो उनके 2 फंक्शंस बताए गए थे। क्या क्या थे वो फिर से देख लेते हैं कि रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल अपीलेट अथॉरिटी की तरह काम करेगा, और वो चेक करेगा कि रेंट कंट्रोलर का एक्टिव एग्जिस्टेंस है या नहीं है, ताकि जो एक्ट है उसके सारे पर्पसेस को फुलफिल किया जा सके। फिर हमारा सबसेक्शन 7 सेक्शन बोलता है उनके अपॉइंटमेंट के बारे में। 9 में हम बात करते हैं पावर के बारे में, जहां बोलते हैं डिस्प्यूट को रिकनसाइल कराओ, लैंडलॉर्ड के और टेनेंट के राइट को सिक्योर कराओ, ऑब्लिगेशंस को इन्फोर्स कराओ, ठीक है। फिर बोलते हैं रेंट कंट्रोल, जो जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी रेंट कंट्रोलर के सामने, वो विद इन 6 मंथ आपको कंक्लूड करनी है। 6 महीने के अंदर अंदर पूरी प्रोसीडिंग को डिस्पोज ऑफ करो, उससे ऊपर मैटर नहीं बढ़ना चाहिए, ये हमारा सबसेक्शन 2 कह रहा है।
सेक्शन 10 की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे बात कर रहे हैं प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय रेंट कंट्रोलर एंड रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। कौन कौन से प्रोसीजर वो फॉलो करेंगे? तो सबसे पहली बात यहाँ बोल दी है कि देखो भैया, रेंट कंट्रोलर और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल शेल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द सीपीसी। सीपीसी से बाउंड नहीं होंगे ये लोग। दूसरा बात करता है कि शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से ये लोग गाइड होंगे। जितने भी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं उन सब के थ्रू इनको गाइड करेंगे, लेकिन सीपीसी के थ्रू ये बाउंड नहीं होंगे। सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और अदर रूल्स मेड अंडर हैव पावर टू रेगुलेट देयर ओन प्रोसीडिंग। तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, 3 पॉइंट बोल सकता है, पूछ सकते हैं कि इसमें से क्या करेक्ट है क्या नहीं। तो पहला क्या है कि हमारे ऊपर सीपीसी लागू नहीं होगा, पहली बात। हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात है कि हम ओन प्रोसीजर को भी रेगुलेट कर सकते हैं। ये 3 पावर्स हैं, प्रोसीजर्स हैं जो कि रेंट कंट्रोलर और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल फॉलो करेगा। समझ में आई बात? सीपीसी अप्लाई नहीं होगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से हम आगे काम करेंगे। पावर है कि हम अपने खुद के प्रोसीजर को रेगुलेट कर सकते हैं फॉर डिस्चार्जिंग द फंक्शंस अंडर दिस एक्ट। दे शैल हैव द सेम पावर्स एज आर वेस्टेड इन सिविल कोड। उनके पास वही पावर होगी जो सिविल कोड के पास होती है, बट दे विल नॉट बी बाउंड बाय सीपीसी। फिर कहते हैं कि आप देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या क्या आप कर सकते हो। तो इसमें इनके पास पावर है कि अगर कोई सूट या अपील आती है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर्स, नेमली आप उसके लिए समन कर सकते हैं किसी पर्सन को, उसके अटेंडेंस को इन्फोर्स करा सकते हैं, उसको एग्जामिन कर सकते हैं और ओथ पे ले जा सकते हैं। तो सब क्लॉज ए क्या बोलता है कि समनिंग की पावर है, इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस की पावर है, और साथ ही साथ आप किसी पर्सन को एग्जामिन कर सकते हैं। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को आप प्रोड्यूस करा सकते हैं या उसको रिक्वायर करा सकते हैं। किसी भी डिसीजन को आप रिव्यू कर सकते हैं, रिव्यू की भी पावर दी गई है। किसको दी गई है? ट्रिब्यूनल को दी गई है, रेंट कंट्रोलर को दी गई है। इशूइंग कमीशन ऑफ फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट, आप कमीशन इशू कर सकते हो कि भैया आओ हमारे डॉक्यूमेंट्स को विटनेस को एग्जामिन करो और डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करो। डिसमिसिंग पिटिशन फॉर डिफॉल्ट और डिसाइडिंग इट एक्स पार्टी, क्या बोला गया कि सिविल कोर्ट जितना पावर है ट्रिब्यूनल के पास, तो जब सिविल कोर्ट के पास जितना पावर ट्रिब्यूनल के पास होगा तो वो लोग कोई भी पिटीशन को जो भी डिफॉल्ट पिटीशन होंगे जहां पे एक्स पार्टी होगा, पार्टी प्रेजेंट नहीं हो रही होगी, तो उस पिटीशन को क्या कर देंगे? डिसमिस कर सकते हैं। किसी भी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल को सेट असाइड कर सकते हैं। ब्रिंगिंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन रिकॉर्ड, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को रिकॉर्ड पे ला सकते हैं। एनी अदर मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब। इसको थोड़ा सा आपको एक बार 2 बार देखना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि इससे क्वेश्चंस अच्छे से फ्रेम हो जाएं। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट जितनी अथॉरिटी तो है, पर उनको बोला गया कि शैल नॉट ग्रांट एनी एडजर्नमेंट विदाउट रिटन एप्लीकेशन एंड रिकॉर्डिंग द रीजंस देयरफॉर इन राइटिंग। आप कोई भी एडजर्नमेंट ग्रांट नहीं करेंगे जब तक आप उसका रिटर्न एप्लीकेशन को, बिना रिटन एप्लीकेशन के आप कोई भी एडजर्नमेंट ग्रांट नहीं करेंगे। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको रीजन राइटिंग में कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। एनी प्रोसीडिंग बिफोर द रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, यहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि अगर रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के सामने कोई भी प्रोसीडिंग आती है तो उस प्रोसीडिंग को हम क्या कहते हैं? जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं। विद इन सेक्शन 193, 228 एंड 196। तो 193, 228 एंड 196 के अंदर वो क्या होगा? दैट प्रोसीडिंग विल बी जुडिशियल प्रोसीडिंग, दैट प्रोसीडिंग विल बी कंसीडर्ड एज जुडिशियल प्रोसीडिंग अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 193, 228 एंड 196 ऑफ आईपीसी। फिर कहते हैं रेंट कंट्रोलर को हम सिविल कोर्ट मानेंगे, अभी आगे पढ़ा ना, अंडर सेक्शन 195 एंड चैप्टर नंबर 26 ऑफ द कोड। कौन से कोड? सीपीसी के तहत। इसको भी एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। एग्जीक्यूट कराना है कोई ऑर्डर तो कैसे कराओगे? तो रेंट कंट्रोलर शैल ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी एग्जीक्यूट इन द मैनर a final order or any other order passed under this act. रेंट कंट्रोलर शैल ऑन एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन पे वो क्या कर सकते हैं? जो भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं फाइनल ऑर्डर को, या कोई भी ऑर्डर जो इस एक्ट के अंदर पास हुआ है उसको एग्जीक्यूट। पहले तो देखो कि पावर किसको दिया गया एग्जीक्यूशन का, तो पावर किसको मिली है? रेंट कंट्रोलर साहब को पावर मिला है। क्या पावर मिली है? कि आप जो है इस एक्ट के अंदर अगर कोई भी ऑर्डर आया है तो उसे आप पास करा सकते हैं। अटैचमेंट एंड सेल की बात कर रहे हैं, किस मोड से करा सकते हो? मतलब आप किसी ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने का मोड क्या है? तो मोड में सबसे पहला मोड है अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। आ जाइए,
अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मोबल एंड इमोबल प्रॉपर्टी ऑफ द अपोजिट पार्टी, अपोजिट पार्टी की मोबल या इमोबल प्रॉपर्टी को आप अटैच या सेल करा सकते हैं। अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द अपोजिट पार्टी, अपोजिट पार्टी को आप अरेस्ट करा सकते हैं। मतलब ये सारे एग्जीक्यूशन किसी भी ऑर्डर का कैसे कराना है, बिल्कुल सेम चीजें हैं, वही चीजें यहाँ पे भी आपको देखनी पड़ेगी। बस ध्यान में रखने वाली चीज क्लॉजेस है, ये क्लॉज कभी बार पूछ ले। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन मार्जिनल नोट से ही आते हैं, कभी कभी जब बहुत सारे क्लॉज या सबसेक्शन देते हैं तो उसको भी घुमा के पूछ लेते हैं। तो भाई कैसे कराओगे, अटैचमेंट करा लो या तो आप अरेस्ट करा दो। क्या क्या अटैच कर सकते हैं, मोबल इमोबल प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, एक या एक से ज्यादा बैंक अकाउंट को अटैच कर सकते हैं। अटैच कैसे कर सकते हैं, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट के सैलरी अलाउंसेस को अटैच करा सकते हैं। अपॉइंटिंग एन एडवोकेट, किसी एडवोकेट को एज अ कमिश्नर अपॉइंट कर सकते हैं कि जाओ भैया जो भी चीजें हैं इसको फिक्स आउट करके आइए। डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रीमाइसेस टू एप्लीकेंट, जो भी पोजेशन है उसकी डिलीवरी करा सकते हैं एप्लीकेंट को। कंट्रोलर इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ फाइनल ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए वो क्या कर सकता है, वो किसी पुलिस से, किसी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से हेल्प ले सकता है, लोकल बॉडी से हेल्प मांग सकता है किसी भी फाइनल ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने के लिए। रेंट कंट्रोलर, पावर किसके पास है, रेंट कंट्रोलर के पास है। किस सेक्शन के तहत, सेक्शन नंबर 11 के तहत। इसका मार्जिनल नोट क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर। सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, सबसेक्शन 3 बोलता है अगर टेनेंट वेकेंट नहीं कर रहा है प्रीमाइसेस, अगर कोई ऑर्डर हुआ है, ठीक है, कहते हैं कि अगर टेनेंट 3 महीने के अंदर अंदर कोई भी प्रीमाइसेस को, कोई भी पोजीशन को वैकेट नहीं कर रहा है तो उसको हम लाइबल करेंगे दो चीजों के लिए। अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए कोई अकोमोडेशन गया था तो आपको 2 टाइम्स, और अगर नॉन रेजिडेंशियल पर्पस मतलब कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए है तो 3 टाइम, मीन प्रॉफिट पड़ा है ना, तो 3 टाइम ऑफ मीन प्रॉफिट देना पड़ेगा फॉर द रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजीशन। अगर आपको कोई इशू कर दिया गया सर्टिफिकेट कि आप इस पोजीशन को हटाए, छोड़िए, आपको वेकेट करना है इस प्रीमाइसेस को 3 महीने के अंदर अंदर, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं करते हैं तो रेट ऑफ 2 टाइम्स आपको फॉर दी रेजिडेंशियल पर्पसेस मीन प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 2 टाइम्स, यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। For the recovery of possession to pay mean profit at the rate of 2 times in the case of residential purposes and at the rate of 3 times in the case of commercial purposes, आपको ये mean profit pay करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 11 का सब सेक्शन 3 ये बात कहता है। आई होप आई एम क्लियर। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 4 की तरफ। कहते हैं कि कोई भी एग्जीक्यूशन है, कोई भी एप्लीकेशन है, उसको 45 डेज के अंदर अंदर डिस्पोज करो। अभी हमने 6 मंथ की भी बात पढ़ी थी यहाँ पे कि 6 मंथ के अंदर अंदर रेंट कंट्रोलर कोई भी अपीयरेंस मतलब कोई भी चीज को आप जो है यहाँ पे डिस्पोज कर सकते हैं। कोई भी केस है, कोई भी समन है, तो पार्टी अपेयर हो रहा है तो उसके 46 मंथ के अंदर अंदर सारे प्रोसीडिंग्स को आपको डिस्पोज करना है 9 के सबसेक्शन 2 में। और यहाँ 11 के सबसेक्शन 4 में कहता है कि 45 डेज के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन को डिस्पोज करना है। फिर आता है कि अगर कोई अपील या अदर प्रोसीडिंग है अगेंस्ट द ऑर्डर और इशू ऑफ सर्टिफिकेट, तो उसके लिए कहते हैं विल नॉट सेव द टेनेंट फ्रॉम हिज लाइबिलिटी टू मे, मतलब अगर आपको मीन प्रॉफिट पे करना है, आपको बोला गया कि 3 महीने के अंदर अंदर इस अकोमोडेशन को खाली कर दो, लेकिन आपने नहीं खाली किया, तो हमने क्या लगाया कि आपको 2 गुना पे करना पड़ेगा मीन प्रॉफिट इन केस ऑफ रेजिडेंशियल पर्पस और 3 गुना मीन प्रॉफिट पे करना पड़ेगा इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंशियल पर्पसेस। तो कह रहे हैं कि अगर इसको पे ना करना पड़े, इससे बचने के लिए अगर आप जाते हैं अपील लेके, तो आपको उसमें मतलब कोई भी आपको एग्जेम्प्ट नहीं करेगा। विल नॉट सेव द टेनेंट फ्रॉम हिज लायबिलिटी टू पे द मीन प्रॉफिट, आपको कोई भी उसमें एक्सक्यूज नहीं ग्रांट किया जाएगा। मैं क्लियर हूं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं राइट एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, ये है हमारा सेक्शन नंबर 12। 11 तक सारी बातें क्लियर है, नहीं क्लियर होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, या एक बार रिवाइंड करके देख लेना और बेरेक्ट के साथ देखना तो चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। टेनेंट शैल हैव राइट्स अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 1। जब हम लोग शेड्यूल के बारे में शुरू में डिस्कस कर रहे थे तो वहीं पे मैंने बताया था कि जब 12 का 1 पढ़ोगे तो शेड्यूल 1 पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो कहते हैं कि ट्रिब्यूनल एंड रेंट कंट्रोलर शैल एक्ट ऑल टाइम्स टू सिक्योर द टेनेंट दीज राइट। तो टेनेंट की राइट्स को सिक्योर कराने के लिए आपको हमेशा रेंट कंट्रोलर और ट्रिब्यूनल को काम करना पड़ेगा। ये भी हमने पढ़ा था जब हमने अभी
पावर्स को पढ़ा, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ रेंट कंट्रोलर, तो इसमें 1 के बी में क्या लिखा हुआ है कि सिक्योर द राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। तो सिक्योर कराना है, आपका काम है कि आप राइट्स जो है टेनेंट के उसको सिक्योर कराइए, लैंडलॉर्ड के राइट्स को भी सिक्योर कराइए। 12(2) बात करता है, कहते हैं अगर कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है लैंडलॉर्ड और टेनेंट का एट एनी पॉइंट, जहां पे मैटर रेंट से रिलेटेड है तो वहां पे बेनिफिट किसको मिलेगी, टेनेंट को मिलेगी। और अगर मैटर जो है पोजीशन या एकोमोडेशन से रिलेटेड है तो वहां बेनिफिट किसको मिलेगी, वहां लैंडलॉर्ड को मिलेगी। नेक्स्ट बोलता है कि लैंडलॉर्ड के पास कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जो शेड्यूल नंबर 3 में दिए गए हैं, और वैसे ही टेनेंट के भी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जो शेड्यूल नंबर 4 में दिए गए हैं। कह रहे हैं कि अगर कोई विलफुल अटेम्प्ट कर रहे हैं आप, या कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं, कौन कर रहा है, लैंडलॉर्ड कर रहा है, टू डिनाई द टेनेंट राइट जो भी टेनेंट को अवेलेबल किया गया है उसको डिनाई करने के लिए लैंडलॉर्ड कोई हरकतें कर रहा है तो उसको भाई पनिशमेंट मिलेगी। कितनी, 5,000 रुपए प्लस सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, 3 महीने की सजा मिल सकती है। तो अगर लैंडलॉर्ड ने कोई ऐसा हरकत किया जिसकी वजह से जो भी राइट्स हैं टेनेंट के वो डिनायल हो रहे हैं, तो ऐसे केस में 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और 3 महीने की सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी। आई होप मैं क्लियर हूं, आगे बढ़ते हैं। फिर से वही बात होती है कि अगर टेनेंट ऐसी कोई हरकत करता है, वो लैंडलॉर्ड के किसी राइट को अंडरमाइन कर रहा है या डिनाई कर रहा है, तो उसके ऊपर भी 5,000 रुपए का जुर्माना और सिंपल इम्प्रिजमेंट। फिर से बात हो रही है कि अगर लैंडलॉर्ड निग्लेक्ट करता है किसी अनसब्सटेंशियल या इनसफिशिएंट रीजंस की वजह से अपने ऑब्लिगेशंस को जो उसके शेड्यूल नंबर 3 में है, तो उसको 5,000 रुपए जुर्माना और ऐसा ही। इसमें अच्छी बात यह है कि हर केस में जो फाइन है या इम्प्रिजमेंट है वो सेम है, तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं होगी। अगेन सबसेक्शन 8 बात करता है कि अगर टेनेंट कुछ निग्लेक्ट कर रहा है किसी अनसफिशिएंट रीजंस की वजह से, तो फिर से शेड्यूल 4 में तो फिर से उसके ऊपर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। लास्ट के 2 सेक्शंस बचे हैं। आई होप आपको सब चीजें समझ में आई हो, एंड आई एम एक्साइटेड एंड हैप्पी दैट आई हैव कंप्लीटेड दिस एक्ट। अपील बोलते हैं सेक्शन नंबर 13 में। तो अपील में कह रहे हैं कि लैंडलॉर्ड या टेनेंट अगर रेंट कंट्रोलर के किसी भी ऑर्डर से एग्रीव है तो वो कहाँ जाएगा, वो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। क्योंकि अभी हमने आगे के सेक्शंस में पढ़ा कि रेंट कंट्रोलर इज सबऑर्डिनेट टू रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। किस सेक्शन में पढ़ा, सेक्शन नंबर 7 के सबसेक्शन 2 में हमने पढ़ा कि अगर रेंट कंट्रोलर जो है सबऑर्डिनेट है किससे, ट्रिब्यूनल के, तो जब भी कोई अपील की बात आएगी, अगर रेंट कंट्रोलर के किसी ऑर्डर की वजह से आपका कोई राइट एग्रीव हुआ है, आपको कोई नुकसान हुआ है, तो आप कहाँ अपील करेंगे, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास। एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल शैल लाई विद द सुप्रीम कोर्ट। इस वाले क्लॉज को ओमिट कर दिया गया था 2021 में जो अमेंडमेंट हुआ उससे। तो छत्तीसगढ़ में जो 2021 में अमेंडमेंट हुआ उससे आपका 13 का 2 ओमिट कर दिया गया था। ठीक है, यहां तक सही है। 13A को इंसर्ट किया गया था जहां बोलते हैं पावर टू मेक रूल्स के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स बना सकता है इस एक्ट के पर्पस को फुलफिल करने के लिए। जो भी रूल्स इसके अंदर बनाए जाएंगे वो आप जो भी 30 डेज का प्रोसेस है स्टेट लेजिस्लेचर का वहां पे, तो इसमें याद करने वाली चीज इतनी है कि देखो 13A कहता है कि हम स्टेट गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि वो रूल्स बनाए ले। फिर आता है आपका रिपील एंड सेविंग। तो रिपील में फिर से वही बात कि छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट को हमने रिपील किया। ये कहाँ पे बताया गया था, इसको हम एज एन ओल्ड एक्ट पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा था, 28 में, और 212 में क्या पढ़ा हमने, रिपील्ड एक्ट के तौर पे पढ़ा। तो आई होप मैं यहाँ पे क्लियर हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब आता है शेड्यूल। तो क्या पढ़ा आपने कि रेंट कंट्रोलर और ट्रिब्यूनल सिक्योर करेंगे, क्या सिक्योर करेंगे, टेनेंट और लैंडलॉर्ड के राइट्स को जो शेड्यूल 1 में और शेड्यूल नंबर 2 में दिया गया है। तो क्या क्या राइट्स हैं, इसको बस हल्का हल्का देख लीजिए। कई बार इस पे एमसीक्यू फ्रेम हो जाता है कि कौन सा राइट है कौन सा नहीं है। तो राइट टू रिसीव एट द कमेंसमेंट ऑफ टेनेंसी अ कॉपी ऑफ एग्रीमेंट। हमने टेनेंसी एग्रीमेंट कहाँ पढ़ा था, बताओ, सेक्शन नंबर 4 में हमने टेनेंसी एग्रीमेंट पढ़ा था। तो कहते हैं कि जब आप कोई एग्रीमेंट में आ रहे हो, टेनेंसी कमेंस होने के पहले आपके पास उस एग्रीमेंट की कॉपी होनी चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। कहते हैं जो भी पेमेंट आप लैंडलॉर्ड को करेंगे उसके रिसिप्ट होने चाहिए आपके पास। जो भी अकोमोडेशन आप रिसीव कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए और टेंटेबल स्टेट में होना चाहिए। राइट टू एंजॉय क्वाइट पोजेशन ऑफ द अकोमोडेशन, आपको बहुत शांति से अच्छे से एंजॉय करने को मिले जो भी अकोमोडेशन आप ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगर जो आपका टेनेंट है वो मेंटल इनकैपेसिटेशन में हो गया, मतलब उसको मेंटल डिसऑर्डर कुछ हो गया है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उसमें आपकी जो वाइफ होंगी, विडो या वाइफ जो भी होगी, शैल बी डीम्ड टू बी द टेनेंट, उसको हम टेनेंट मान लेंगे। ठीक है। राइट टू ऑल फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द अकोमोडेशन, जितने भी फैसिलिटीज या एमिनिटीज हैं वो सब कुछ वर्किंग और फंक्शनल मैनर में होने चाहिए। हमने पढ़ा था ना इनिशियल के सेक्शंस में अकोमोडेशन की, जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ऑल फैसिलिटीज एंड एग्रीमेंट्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, ऑल द फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज, सॉरी एग्रीमेंट बोल दिया, फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, उनको हम एकोमोडेशन में मानेंगे। तो जब आपको एकोमोडेशन मिल रहा है, उसकी डेफिनेशन कहाँ थी, 2(1) में हमने पढ़ी थी कि चाहे कोई भी बिल्डिंग हो या बिल्डिंग का पार्ट हो, वो रेजिडेंशियल पर्पज के लिए हो या नॉन रेजिडेंशियल पर्पज के लिए हो, लीज आउट किया गया हो, टेनेंट ने, लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को दिया हो, उसमें इंक्लूड क्या 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 होगा, ग्राउंड, गार्डन, गैराज, open space, staircase and all the facilities and amenities forming the part of the agreement। तो ये सारी चीजें कैसी होनी चाहिए, वर्किंग एंड फंक्शनल मैनर में होनी चाहिए। सीरियल नंबर 5 ये बोलता है। फिर बोलते हैं राइट टू रूटीन एनुअल अपकीप एंड फेसलिफ्ट ऑफ द एकोमोडेशन, मतलब उसका देखभाल करने का काम हो। फिर गारंटी अगेंस्ट एनी विलफुल कटिंग ऑफ इसेंशियल सप्लाईज, अगर इसेंशियल सप्लाईज वाटर इलेक्ट्रिसिटी अगर ये बार बार कटेगी तो मजा नहीं आएगा किसी भी अकोमोडेशन का, तो गारंटी दो कि आप विलफुली इसको कट नहीं करोगे। सिक्योरिटी ऑफ टेनेंसी सब्जेक्ट टू नॉन इम्पेचमेंट अपॉन द राइट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड, सिक्योरिटी हो टेनेंसी का शेड्यूल। अब हम लैंडलॉर्ड की जब राइट पढ़ेंगे उसके हिसाब से कह रहे हैं कि मतलब टेनेंसी जो आपको दी गई है वो सिक्योर रहनी चाहिए। शेड्यूल नंबर 2 बोलता है कि सिक्योरिटी ऑफ टाइटल ओवर एकोमोडेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ द टाइम, कह रहे हैं मतलब हमने आपको एकोमोडेशन तो दे दिया लेकिन हमारा टाइटल सिक्योर रहना चाहिए। कहते हैं राइट टू डिमांड एंड रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर आप देखे होंगे जब बड़े बड़े शहरों में आप जाते हैं तो वहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट माना जाता है, और वो कितने मंथ का होता है, 3 मंथ का। उसमें क्या होता है कि आपका मान लो आपने कोई अकोमोडेशन रेंट आउट किया, तो उसका रेंट मान लो 10,000 रुपीज है, तो इस रेंट के हिसाब इस साथ साथ आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होता है, 3 महीने का। तो यही सेम रेंट आपको 30,000 रुपए और देना पड़ेगा। तो वही ये कह रहे हैं कि राइट टू डिमांड एंड रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 3 months रेंट, राइट टू रिसीव रेंट रेगुलरली ऑन और बिफोर द ड्यू डेट इन द मैनर एग्रीड इन द एग्रीमेंट। वो बोला ना कि 15th ऑफ द मंथ में आपको हमें रेंट पे करना है, अगर ऐसा कुछ एग्री नहीं हुआ है तो, अदरवाइज जो भी एग्रीमेंट में एग्री किया गया उसी डेट पे आपको रेंट पे करना है। फिर यहाँ पे कहते हैं कि अगर मान लेते हैं कि आपने कोई अकोमोडेशन लिया जिसका रेंट 2,000 रुपए है, तो कहते हैं कि आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा 5% का, वो 5% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ये सब देखो लैंडलॉर्ड के राइट हैं। तो कह रहे हैं राइट टू रिसीव एनुअल इंक्रीमेंट इन रेंट अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट विच शैल नॉट एक्सीड 5% इन केसेस वेयर मंथली रेंट इज ₹2,000 और लेस एंड 10% इन अदर केसेस। वहां 2,000 से ज्यादा का जो है वहां पे 10% आपको एनुअल इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। राइट टू डिमांड एंड रिसीव अमाउंट करस्पॉन्डिंग टू एनी इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, अगर मान लो बिजली का बिल बढ़ गया या वाटर का सप्लाई का मतलब पानी का भाव बढ़ गया, तो ऐसे केस में आप एंटाइटल हैं कि आप जाकर उनसे बोल सकते हो कि देखो भाई ये जो यूटिलिटीज एमिनिटीज फैसिलिटीज हैं इनके रिगार्डिंग में पैसे बढ़े हैं तो तुम हमें दो, हम थोड़ी पे करेंगे, आप रह रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो अकोमोडेशन, तो आप खुद को देना पड़ेगा। फिर एंट्री नंबर 6 कहता है कि देखिए राइट टू इंस्पेक्ट द एकोमोडेशन ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय में लैंडलॉर्ड जो है अपने घर पे आके इंस्पेक्शन करवा सकता है विथ प्रायर अपॉइंटमेंट उसको लेना पड़ेगा टेनेंट से, नहीं कि जब मन किया तब आ जाए, और देखना पड़ेगा कि एक मेल एडल्ट मेंबर होना चाहिए उस फैमिली में जब वो आ रहे हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। राइट टू ऐड एंड इम्प्रूव और एक्सपैंड एकोमोडेशन और इंक्रीज एमिनिटीज, अगर वो चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं कुछ एमिनिटीज को और भी। राइट टू अंडरटेक रूटीन एनुअल अपकीप एंड एकोमोडेशन एट अ टाइम सुटेबल टू हिम एंड अलाउ द टेनेंट द ऑप्शन टू डू द रूटीन एनुअल अपकीप ऑफ द एकोमोडेशन। तो कह रहे हैं कि घर का मतलब मरम्मत होता रहना चाहिए, रूटीन चेकअप जैसे आप बॉडी का कराते हो वैसे वो घर का करेंगे। राइट टू मेक एप्लीकेशन टू द रेंट कंट्रोलर सीकिंग रिवीजन इन द रेंट के रिवीजन के लिए भी मतलब अगर किराया बढ़ाना हो तो भी आप रेंट कंट्रोलर
के पास जाके आपके पास है कि भैया हमें इस प्रॉपर्टी की रेंट बढ़ानी है, तो आप वहां पे एप्लीकेशन दे सकते हैं। राइट टू अप्लाई टू द रेंट कंट्रोलर सीकिंग फेयर कंपनसेशन फ्रॉम द टेनेंट। अगर टेनेंट ने कोई डैमेज कॉज कर दिया है एकोमोडेशन को, तो विलफुली या नेग्लिजेंटली, जानबूझ के या अनजाने में, तो वहां पे भी लैंडलॉर्ड के पास राइट्स हैं कि वो रेंट कंट्रोलर के पास जा सकते हैं। तो एंट्री नंबर 9 और 10 को ध्यान से देखना है। फिर 11 भी आप देखेंगे तो वहां पे भी रेंट कंट्रोलर के पास जाने का राइट किसके पास है? लैंडलॉर्ड के पास है। 11 में बोलते हैं कि देखो हैबिचुअल डिफॉल्टर, जो हमने पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था? 2.4 में पढ़ा था। तो कहते हैं कि अगर राइट टू सीक फ्रॉम द रेंट कंट्रोलर एविक्शन ऑफ द टेनेंट ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। आप एविक्शन के लिए जा सकते हैं कि टेनेंट से बोलो कि ये प्रॉपर्टी एकोमोडेशन की पोजीशन को खाली करे। किस किस ग्राउंड पे? अगर टेनेंट हैबिचुअल डिफॉल्टर है, या अगर टेनेंट जो है कोई सब्सटेंशियल डैमेज कर रहा है किसी एकोमोडेशन को, या टेनेंट कोई एकोमोडेशन को यूज करता है, मतलब उसको किसी और पर्पस के लिए दिया गया और उसने उसको किसी और को लीज आउट कर दिया है, तो ऐसे केसेस में लैंडलॉर्ड रेंट कंट्रोलर के पास जा सकता है। फिर और क्या है कि अगर टेनेंट कोई सोशल न्यूजेंस कॉज कर रहा है, हमने सोशल न्यूजेंस पढ़ा था ना 213 में, वो सीरियल नंबर 10 ऑफ द शेड्यूल नंबर 4 में इसको अच्छे से पढ़ा हमने। तो कह रहे हैं कि अगर सोशल न्यूसेंस कर रहा है तो भी, अगर टेनेंट कन्विक्टेड है आईपीसी में तब भी, अगर कोई मेजर रेनोवेशन उसने कर दिया, मतलब हमारी प्रॉपर्टी थी और उसमें हमने किचन नहीं बनाया था, हमने आपको एक रूम दे दिया कि आप इसी में किचन भी बनाओ, इसी में रहो भी, इसमें पढ़ो भी, और आपने क्या किया, वहां पे दीवार उवाल खड़ी करके किचन विचन बनाने लग गए बिना लैंडलॉर्ड के परमिशन से, तो उस केस में भी लैंडलॉर्ड कहाँ जा सकता है? रेंट कंट्रोलर के पास जा सकता है। राइट टू रिसीव बैक द अकोमोडेशन एट द टाइटल एट द एंड ऑफ द टेनेंसी। जैसे आपको हमने घर दिया था, बिल्कुल वैसा ही घर हमें वापस चाहिए जब आपका टेनेंसी एग्रीमेंट समाप्त हो रहा है और आप उस घर को छोड़ रहे हैं। ये भी अधिकार किसके पास है? ये भी अधिकार है हमारे लैंडलॉर्ड के पास। शेड्यूल नंबर 3 में बात करते हैं कि ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं लैंडलॉर्ड के। तो टू एडमिट अ टेनेंट ओनली आफ्टर, अगर आप अपना प्रॉपर्टी किसी को दे रहे हैं एकोमोडेशन के पर्पज से, तो आपको उसके एग्रीमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा पहले, कि आपने टेनेंसी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करो। उसके बाद कहते हैं कि अगर आपको मतलब आपने किसी को दिया, तो उसके पहले तो उसका आधार कार्ड वगैरह भी चेक करना है आपको, और जो भी लोकल पुलिस स्टेशन है वहां पे 7 डेज के अंदर अंदर ही जो भी प्रोफार्मा प्रिस्क्राइब होगा उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिल करनी पड़ेगी कि मेरे इस फला फला मकान में फला फला व्यक्ति एज अ टेनेंट आके रह रहा है। तो लोकल पुलिस स्टेशन के सामने 7 डेज के अंदर अंदर बिफोर ऑफ एडमिटिंग द टेनेंट को एडमिट करने के 7 दिन के अंदर अंदर आपको प्रोफार्मा जो प्रिस्क्राइब किया गया उसके तहत आप एक इन्फॉर्मेशन फाइल करेंगे। टू गिव प्रॉपर रिसिप्ट ऑफ द टेनेंट टू ऑल द पेमेंट, जितने भी पेमेंट आप रिसीव करेंगे टेनेंट से उसकी रिसिप्ट देते रहना। टू अलाउ द टेनेंट क्वाइट एंजॉयमेंट ऑफ द एकोमोडेशन। उसके बाद कहते हैं कीप द अकोमोडेशन एंड प्रीमाइसेस इन द स्टेट ऑफ गुड एंड टेंटेबल। ये नहीं कि सीढ़ी टूट रही है, दरवाजा टूट गया है, ऐसा ना हो, अच्छे कंडीशन में घर रहना चाहिए। टू प्लान द सिस्टम ऑफ डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक गार्बेज कैसे डिस्पोज करना उसके भी पूरे प्रॉपर आपको व्यवस्था करके देनी पड़ेगी। टू अंडरटेक विद रीजनेबल प्रॉम्प्ट्यूड ऑल मेजर स्ट्रक्चरल रिपेयर्स एट्रीब्यूट्स, वही बात है कि कंस्ट्रक्शन में कोई दिक्कत है या पंखा गिर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, आपको घर का प्रॉपर देखभाल करके उसको रेंट पे आपको देना पड़ेगा। टू प्रोवाइड वेयर एवर अलाउड बाई द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अ सेपरेट एंड एक्सक्लूसिव मीटर, आपको एक एक्सक्लूसिव मीटर देना पड़ेगा, सेपरेट मीटर होना चाहिए कि टेनेंट जो है अपना अलग मीटर यूज करे, लैंडलॉर्ड अपना अलग मीटर यूज करे। नेवर टू विलफुली कट इसेंशियल सप्लाई, जानबूझ के कभी भी इसेंशियल सप्लाईज लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इसको कट डाउन नहीं करना है। नेवर टू एक्सरसाइज रेंट राइट टू एंटर एकोमोडेशन फॉर इंस्पेक्शन इन द एब्सेंस ऑफ द टेनेंट और वन ओनली फीमेल मेंबर्स। अगर मान लो लैंडलॉर्ड ने बोला टेनेंट को कि आज फला फला तारीख को मैं आपका घर पे इंस्पेक्शन करने आऊंगा, तो जब इंस्पेक्शन करने वो जा रहा है तो उसको देखना, और मान लीजिए टेनेंट किसी काम से बाहर चला गया और उस घर में सिर्फ फीमेल्स हैं, तो यू आर नॉट अलाउड टू एक्सरसाइज द राइट टू एंटर द एकोमोडेशन फॉर इंस्पेक्शन। आप इंस्पेक्शन के लिए एंटर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको शेड्यूल नंबर 4 में आपके ऊपर ऑब्लिगेशन लगाई गई है कि आपके ऊपर बिल्कुल भी ये अधिकार नहीं है कि जब तक वहां पे मेल मेंबर ना प्रेजेंट हो आप उस घर में एंटर करें। टू अंडरटेक एनुअल अपकीप ऑफ द एकोमोडेशन एंड अलाउ द टेनेंट to do so by allowing him expenses on the actual basis. Never to adopt or threaten, धमकी वमकी नहीं देनी कि हम एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड अपना के तुमसे घर खाली करवा देंगे, ऐसी कोई धमकी वमकी देने की जरूरत नहीं है। टू रिफंड द सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो 30,000 रुपए तुमने हमसे लिए थे वो 30,000 रुपए आप हमको देंगे।
जैसे हमने पढ़ा ना कि सिक्योरिटी डिपॉजिट 3 महीने का लिया जाता है, तो उस सिक्योरिटी डिपॉजिट को आप जब वो व्यक्ति उस मकान को खाली करेगा तो आपको वो सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस करना पड़ेगा। शेड्यूल नंबर 4 बात करता है टेनेंट के ऑब्लिगेशंस के रिगार्ड में। तो यहाँ पे भी बोलते हैं टू एक्नॉलेज ऑल टाइम द टाइटल ऑफ द लैंडलॉर्ड। आप बोलते रहो कि हाँ भाई ये मकान तो हमारे लैंडलॉर्ड साहब का है, हमारा नहीं है, हम यहाँ पे किराएदार हैं। टू यूज द एकोमोडेशन फॉर द पर्पस, जिस पर्पस के लिए आपने एकोमोडेशन लिया वही यूज करिए। नेवर टू सबलेट एनी पोर्शन, कोई भी रूम आपने ले लिया, आपने फ्लैट लिया, उसमें 3-4 रूम हैं, तो आप 2 रूम में तो आप खुद रहे हैं, बाकी 2 में आपने अपने किराएदार रख लिए, तो सबलेट नहीं करना है। टू प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड द एकोमोडेशन, आपको सारे इलेक्ट्रिकल, सैनिटरी और सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखना है, सेफ गार्ड करके रखना है। टू अटेंड टू द माइनर रिकरिंग रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर एज मे बी नेसेसरी, जो भी छोटे मोटे रिपेयरिंग की चीज़ें, मान लो अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ही कुछ दिक्कत हो रही है तो ऐसा नहीं कि नहीं नहीं ये तो टेनेंट का लैंडलॉर्ड का काम है वही कराएंगे, उसको आप रिपेयर करवा दो। टू डिस्पोज ऑफ गार्बेज इन अकॉर्डेंस टू द सिस्टम डिजाइन, जो भी सिस्टम म्यूनिसिपैलिटी ने डिजाइन किया है उसके हिसाब से आप गार्बेज को डिस्पोज करेंगे। टू पे द सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करो। टू कंपनसेट द लैंडलॉर्ड, अगर कोई आपकी वजह से डैमेज हो जा रहा है तो आप उसके लिए कंपनसेट करिए। और फिर लास्ट में आता है नेवर टू बिकम सोशल न्यूशन ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ टेनेंसी, जो हमने पढ़ लिया जब हम हैबिचुअल डिफॉल्टर को पढ़ रहे थे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई होंगी, ना हुई हो तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखना और मैसेज कर दे सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्लास हम लोग लेकर आएंगे अल्टरनेट डेज पे, और वो क्लास होगी या तो लोकल लॉज के बारे में या माइनर लॉज के बारे में, जैसा कि मैंने पहले बताया। थैंक यू।